अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आम के बाग को क्षति पहुंचाने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण, मधुमक्खी पालन व्यवसाय को लाभकारी बनाने हेतु जरूरी सलाह, पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। फलों की बागवानी के अंतर्गत अगर बात करें आम की, तो इसके बाग प्रदेश में काफी देखने को मिलते हैं तथा आने वाले समय में आम के बागों में पुष्पन की अवस्था शुरू होने को है। अतः फल उत्पादक किसान भाई, यदि आप आम के बागों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आम बागों में इस समय लगने वाले हानिकारक कीटों की पहचान कर किस तरह से करें इसका नियंत्रण, इस बारे में कुछ सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। नमस्कार किसान भाइयों, आपको आज बताऊंगी मैं कि आम के बाग में आपको क्या क्या कीट प्रबंधन नीतियां अपनानी है, इस माह से शुरू करनी है और जनवरी तक लेनी है। अभी आप देखेंगे अगर अपने बाग में अगर जहाँ जहाँ पर शाखा गांठ कीट की समस्या है वहाँ शाखा गांठ दिखाई देने लगी है। शाखा गांठ गांठें सी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आगे की जो नई पुष्प कलिकाएँ हैं वो नहीं निकलती हैं, और जब नई पुष्प कलिकाएँ नहीं निकलेंगी तो आगे जब बौर आएगा तो बौर भी नहीं आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है ये, और इसकी वजह से कभी कभी बिल्कुल पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, आम के बाग को क्षति पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों में से एक है शाखा गांठ कीट। इसलिए आप अपने आम के बागों को इस कीट से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर आप अपने बाग में एक बार दौरा करें और अगर आपको ये शाखा गांठें दिखाई दे रही हैं तो इनकी आप हल्की हल्की सी कटाई छटाई कर दें, क्योंकि इसके खोलने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं 2,4-D का, वो आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कई दवाएं जो समय इस्तेमाल की जाती हैं गांठों को खोलने के लिए, उससे फाइटोटॉक्सिटी यानी कि कभी कभी पत्तियों में जलने जैसी समस्या आ जाती है। तो इसलिए आपके लिए अच्छा है कि हल्की सी कटाई छटाई के साथ में उन गांठों को खत्म कर दें और नष्ट कर दें, और अपने बाग की साफ सफाई का समुचित प्रबंधन जरूर कर दें। इसके साथ ही इस समय कहीं कहीं इलाकों में आम में कुछ पत्तियां जाले के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे हम जाला भेदक कीट कहते हैं। ये जाला बना के पत्तियां, उसके अंदर लार्वा रहता है काले से रंग का, और पत्तियों को खाता है, जिससे हरा भाग खत्म होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है और उसके बाद में ये आम की पैदावार पर असर डालता है। तो अगर इस तरह के आपको जाले पेड़ों पे दिखाई दे रहे हैं तो एक तो ये है कि यदि आप चाहें तो इन जालों को काट दें और उन्हें जला दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये जो लार्वा है, जो सूड़ी होती है इसके अंदर जालों में,
इसमें एक जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मकड़ी की तरह का तार खींचते हुए नीचे ज़मीन पर पहुंच जाती है और फिर नीचे ज़मीन में मिट्टी के अंदर प्यूपा के रूप में चली जाती है। तो अगर आप वहाँ कटिंग करेंगे, काट छांट करेंगे जालों को ज़मीन पे, नीचे जब जाले गिरेंगे तो ये जो लार्वा होता है, सूढ़ी होती है वेदक की, ये जो है अंदर ज़मीन में चली जाती है और अगले साल फिर से समस्या आपके लिए खड़ी कर सकती है। तो बेहतर ये होता है कि हम जब इस तरह की काट छांट करें तो या तो नीचे कोई पॉलीथीन बिछा लें, काले रंग की पॉलीथीन बिछाएं तो अच्छा होगा, और उस पर ये सारे जाले हम काट के रखें। तो जब जाले काट के रखेंगे और साथ साथ जब कीड़ा जो है एक सिल्क की तरह का, एक इस मकड़ी के जाले की तरह का तार बनाता है और ज़मीन तक पहुंचता है, तो वो उस पॉलीथीन पर ही रहेगा, या जो भी कोई शीट या चादर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जिससे वो ज़मीन के संपर्क में नहीं आए। और इसके बाद में उन सारा जितना भी जालेदार है और लार्वा है, इन सबको आप खत्म कर सकते हैं जलाकर। तो एक ये काम कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या है और जाले जो है आप काट नहीं पा रहे हैं, तो आप 2 दवाइयाँ हैं, उनका आप नाम नोट कर लीजिए। एक तो क्विनोलफॉस 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आपको इस्तेमाल करनी है। एक पेड़ में लगभग 10 से 20 लीटर का पानी की आवश्यकता होती है, तो उस अनुपात से आप अपना घोल बना सकते हैं। और दूसरा ये 15 दिन के अंतराल पर, पहला तो क्विनोलफॉस कहते हैं, दूसरा अगर आपको लगता है कि फिर से जाले दिखाई दे रहे हैं तो मोनोकोटोफास 40 EC का आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आप इससे अगर करेंगे तो जाले आपके खत्म हो जाएंगे। दिसंबर से कड़ी कीट की समस्या अक्सर आनी शुरू हो रही है। इस बार मौसम भी थोड़ा ऐसा है कि लगता है जल्दी ठंड आ जाएगी। तो आपको बस तैयारी करनी है कि 15 दिसंबर तक अपने पेड़ों के, अपने आम के बागों में बहुत समुचित आप प्रबंधन करें। अब बात आती है कड़ी कीट की, जिसे हमारे कुछ किसान भाई मैंगो मिलीबग के नाम से भी जानते हैं। ये सफेद चपटा मोटा अंडाकार कीट होता है जो कि पौधों की कोमल शाखाओं से रस चूसता है और इसके अधिक प्रकोप से कभी कभी फल भी गिर जाते हैं। तो आप कैसे करें इस कीट का प्रबंधन, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और अच्छा सा एक डीप हैरो, एक गहरी जुताई जरूर करा दें। थाले आसपास बिल्कुल सही करें। नवंबर में ही आपको जितना भी पोषक तत्व आपको खाद डालनी है वो डाल दें। और जब आप थाले सफाई करेंगे तो 15 दिसंबर तक का ध्यान रखिएगा। पहले आप दिसंबर माह में जितने भी आपके आम के पेड़ हैं और स्पेशली वो वाले पेड़ जो किनारे वाले हैं, उन पे आप कड़ी कीट का प्रबंधन करेंगे। कड़ी कीट का प्रबंधन करने के लिए आपको एक 25 सेंटीमीटर चौड़ी जो है एक पॉलीथीन शीट या प्लास्टिक की शीट लेनी है और उसको ग्रीस की सहायता से आप पेड़ के चारों तरफ लपेटेंगे। कोशिश करिएगा कि 1 फीट ऊंचा रहे। अगर 1 फीट ज़मीन से पेड़ पर नहीं हो पाता है तो आप ज़मीन से नीचे लगातार भी कर सकते हैं, और उससे पहले आप पेड़ की सतह को चिकनी बना लीजिएगा और ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर दोनों तरफ ग्रीस या कोई भी चिपचिपा पदार्थ आप लगा सकते हैं और सुतली की सहायता से आप उसे बांध दीजिए। तो इससे क्या होगा कि 15 दिसंबर तक जब कड़ी कीट के जो बच्चे हैं निकलना शुरू होंगे ज़मीन के अंदर से, तो वो इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे और इससे आपका कड़ी कीट की समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरी बात है, जब आप गहरी जुताई करेंगे तो जितने भी कड़ी कीट के अंडे हैं और बच्चे हैं और दूसरे अन्य कीड़ों के जो अंडे बच्चे हैं वो बाहर आ जाते हैं और उनसे जो हमारी कीट भक्षी चिड़ियाएँ होती हैं, बतखें होती हैं, बगुले होते हैं, वो इन सबको खा लेते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने बाग का समुचित प्रबंधन करेंगे तो आपके बाग में अच्छी रहेगी, पेड़ की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो आपको अच्छा ही फल और पैदावार देगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ किया जाने वाला एक अत्यंत ही लाभकारी सह व्यवसाय है। ये हमारे किसान भाई एवं बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के साथ साथ एक अच्छा आय का स्रोत भी है और इसी के कारण
हमारे प्रदेश में इस व्यवसाय को कुछ किसान भाई अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो जो किसान भाई इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं वो किस तरह से करें मधुमक्खियों का पालन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं उद्यान विभाग लखनऊ के मौन निरीक्षक परशुराम कुमार। मौन पालन करने के लिए किसान भाई यदि इच्छुक हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इनके लिए सबसे पहले मधुमक्खी को रखने के लिए शुद्ध जगह होना चाहिए, वहाँ क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि हमेशा जो है बराबर फूल मिलता रहे, ताकि उससे जो है मधुमक्खियाँ अच्छी तरीके से पालन और पराग ले सकें, नेक्टर। और ये मौनवंश और मौनगिरी मिला करके 24-2500 रुपया लगेगा एक बॉक्स का, जिसमें मधुमक्खियों को शहद निकालने के लिए जो है एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। बिना उस मशीन के लिए हुए वो शहद नहीं निकल सकता है, या तो छत्ता तोड़ करके निकालें या तो मशीन द्वारा निकालें। मशीन द्वारा निकालने से किसान भाई को बहुत अच्छी तरीके से कालते शहद निकल जाएगा और उससे छत्ता वैसे कैसे बना रह जाएगा और काफ़ी मात्रा में शहद उपलब्ध कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि से ही जुड़ा एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें कम लागत और अधिक मुनाफा है। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। मधुमक्खी पालन उद्योग करने वालों की खादी ग्राम उद्योग मदद करता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, पराग, रॉयल जेली और विष प्राप्त होता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। मौन एक किसान भाई जो है कम से कम 5 बक्से से लेकर के 10 बक्से शुरुआत में मौन पालन का कार्य शुरू करें, ताकि आगे चल करके यदि बढ़ाना चाहते हैं, जब इनको प्रॉफिट होगा तो ये आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इनको जो है उसी मौन गिरी से, उसी मौन वंश से जो है ये 10 बक्सा पाले हुए हैं तो 20 बक्सा 25 बक्सा जो है अगले साल बढ़ा सकते हैं। ये जो है गर्मी के दिन में जो है इनके लिए फ्लोरा बहुत कम मात्रा में मिलता है और जो है उस समय इनको चीनी खिलाने की ज़रूरत पड़ती है और ये कम से कम 7-8 महीने तक चीनी खिलाना पड़ता है। बाकी जो है नवंबर से लेकर के मार्च तक इनको जब लाही के क्षेत्र में ले जाते हैं, यदि वहाँ लाही का क्षेत्र ज़्यादा मात्रा में है तो इनको कालता है कम से कम 25 से 30-35 किलो तक, 40 किलो तक शहद उपलब्ध हो सकता है प्रति बक्से से। ये मान लीजिए कि आपका कम से कम जो है 20-25 किलो यदि शहद निकलता है तो ये 200 रुपया किलो शहद बेचते हैं सरकारी रेट पर, तो ये 5000 रुपये का होता है और उसमें आप इनका लागत जो है 24-2500 रुपया लगता है और जो है इनको 24-2500 रुपया लगभग कालता है प्रॉफिट साल में हो जाएगा। एक बक्से से दूना लाभ होता है। इस व्यवसाय के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस व्यवसाय के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध है। क्योंकि ये उद्योग लघु उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आता है, इस उद्योग की जानकारी के लिए अपने जिले के उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ संपर्क करें। ज्योति ग्राम उद्योग संस्थान, गंगोह, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र, हल्द्वानी, नैनीताल। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, जन महादेव रोड, खादी ग्राम उद्योग, देहरादून। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए आप रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में तापमानों में लगातार हो रही गिरावट एवं संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की बुवाई इस सप्ताह भी जारी रखें। धान की देर से हुई कटाई अथवा गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में किसान भाई गेहूं की मध्य देर से बोई जाने वाली मुख्य किस्मों जैसे यूपी 2748, HD 3059, WH 1021, यूपी 2425, यूपी 2526, यूपी 2382 आदि में से किसी किस्म अथवा अधिक पैदावार देने वाली किसी क्षेत्रीय किस्म का प्रमाणित बीज उपलब्ध होने पर इस सप्ताह बुवाई करें। बीज दर कुछ बढ़ाकर 45 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ रखें। जिन खेतों में धान की फसल की देर से कटाई हुई हो अथवा गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खेत खाली हुए हों, उन खेतों में हल्की सिंचाई कर दें तथा ओट आने पर पुआल अथवा गेहूं की सूखी पत्तियों को फैलाकर गलने हेतु 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से समान रूप से बखेरकर हैरो चलाकर पलट दें तथा इसके एक सप्ताह बाद गेहूं की बुवाई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों की खेत की मिट्टी में अधिक नमी हो तथा धान की फसल की कटाई भी देर से की गई हो, उन खेतों में जीरो टिलेज पद्धति द्वारा गेहूं की बुआई करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि ऐसे खेतों में इस समय पारंपरिक विधि द्वारा खेत की तैयारी कर बुवाई करने से जुताई में अधिक समय लगने तथा जुताई की लागत अधिक होने तथा देर से बुवाई होने के कारण फसल की पैदावार कम होगी। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में बोई गेहूं की फसल लगभग 21 से 25 दिनों की हो गई होगी। अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं मध्यम कोहरा छाए रहने के मद्देनजर फसल की इस क्रांतिक अवस्था पर बुलाई दोमट मिट्टी वाले खेतों में पहले सिंचाई करें तथा बाद में ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय उस समय बुरकाव करें जब पत्तियों पर ओस न जमा हो। लेकिन जिन खेतों की मृदा भारी हो उनमें यूरिया का बुरकाव सिंचाई से पहले करें तथा ओट आने पर हैंड हो की सहायता से गुड़ाई करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी प्रकार से हो सके। मसूर की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहेगा, अतः जो किसान भाई किसी कारणवश मसूर की बुवाई अभी नहीं कर पाए हों, वे उचित मृदा नमी की दशा में मसूर की मुख्य किस्में जैसे पंत मसूर 5, पंत मसूर 6, पंत मसूर 7 अथवा पंत मसूर 8 आदि में से किसी किस्म की बुवाई इस सप्ताह करें। मटर की 40 से 45 दिन की फसल में छिड़काव विधि द्वारा सिंचाई करें। चने की फसल में से भी निराई कर खरपतवार निकालें। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर किसान भाई देर से बोई सरसों की फसल 30 से 35 दिनों के होने पर सिंचाई करें तथा ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से समान रूप से बिखेर दें। घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर नियंत्रित कर दें। ऐसे शुष्क और साफ मौसम में लाही की फूल एवं फलियां बनने की अवस्था की फसल में किसी प्रकार के कीट जैसे माहू आदि के लगने की संभावना नहीं है, अतः किसान भाई किसी प्रकार के रसायन का छिड़काव न करें। ढेंचा की पक्की फसल की कटाई कर भली भांति सूखने के बाद पीट कर दाने अलग कर दें तथा दानों को धूप में सुखोकर बोरों में भंडारित करें। अरहर की देर से बोई फसल इस समय फूल एवं फलियां बनने की अवस्था में है। साथ ही ऐसे मौसम में फसल पर किसी प्रकार के कीट लगने की कोई संभावना नहीं है, अतः किसान भाई फसल की इस अवस्था पर किसी कीटनाशी का छिड़काव न करें। प्याज के बीज की बुवाई इस सप्ताह समाप्त कर लें। पहले बोई नर्सरी में कम मृदा नमी के कारण जमाव कम हुआ हो तब फव्वारे की सहायता से पानी का छिड़काव करें। लहसुन की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु हल्की सिंचाई करें तथा ओट आने पर यूरिया का हल्का बुरकाव करें। इस सप्ताह संभावित भारी ओस गिरने के मद्देनजर यह सलाह भी दी जाती है कि यदि घर में राख उपलब्ध हो तब सुबह के समय राख का फसल पर बुरकाव तब करें जब पत्तियां ओस से भीगी हों। ऐसा करने से फसल हेतु आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होने से फसल की अच्छी वृद्धि होगी। खेतों में खड़ी सब्जी की अन्य सभी फसलों में सिंचाई करें। जिन कृषक भाइयों ने सब्जी हेतु मटर की बुवाई कर रखी है तथा फसल यदि 1.5 माह की हो गई हो
तथा फूल निकलने की प्रारंभिक अवस्था में हो तब सलाह दी जाती है कि किसान भाई फसल की इस अवस्था पर छिड़काव अर्थात स्प्रिंकलर विधि द्वारा मटर की फसल में सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गोपालपुर शाहजहाँपुर से दयाराम जाटव ने। यह मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दयाराम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी देख रहे हैं कि पौधे लगाए हुए 1-2 महीना हो चुके हैं और फलन फूलन की अवस्था में भी है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में विभिन्न तरह के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है और अक्सर देखने में आता है कि किसान कीटों की सही पहचान और नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो किसान रस चूसक कीटों को कैसे पहचाने, इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। इसमें जो मुख्य 2 कीट लगते हैं वो एक एफिड है और एक थ्रिप्स है। तो थ्रिप्स जो ऐसा छोटी कीड़े होते हैं जिससे जो पत्तियों का रस चूसते हैं और ये फूल जब पौधे में लगे रहते हैं उस समय उनका भारी प्रकोप होता है और इससे पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं, मुड़ करके सिकुड़ जाती हैं और पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ उत्पादन पर भी भारी क्षति पहुंचती है। तो इसके निदान के लिए हमारे किसान भाई प्रोपेनाफॉस नामक जो कीटनाशक है उसका 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। चाहे तो उसकी 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर कर सकते हैं आप। अब आती है बीमारियों की बात। तो इसमें जो देखेंगे सबसे पहले बहुत जो बंगुरापन होता है जिसको लीफ कर्ल बोलते हैं और बहुत भारी मात्रा में लगती है। तो इसके लिए एक मक्खी आती है, सफ़ेद मक्खी, तो इससे ये जो रोग फैलता है और बंगुरापन जो है इसको कंट्रोल, जैसे आप देखेंगे कि पत्तियां जो है सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं और पत्तियां जो मोटी हो जाती है और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि जो फलन फूलन में भी स्थिति इसमें ठीक से नहीं होती, पौधे बौने हो करके सूख जाते हैं और साथ ही मुरझा करके मर भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इन फसल को जब भी देखें कि इसमें रोग लग चुका है तो उसको उखाड़ करके कहीं दूर जा करके उसको जला दें और इसमें जो दवा का आप छिड़काव करेंगे तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो है इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है अभी जो पौधे का संरक्षण जो है इस तरह से आप कर करके आप अपने फसल को बचाएं और साथ ही साथ इसका पैदावार भी अच्छा से हो सकेगा। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 155 पर
सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर की दशा में दाल वाली मटर की उन्नत बुआई तकनीक, अच्छी पैदावार के लिए टमाटर की फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।